हेलो टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड फ्यूचर डी ट्रिपल एस बी क्रैकर्स। आज हम बात करेंगे थॉर्नडाइक थ्योरी की, जो कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, प्रयत्न और त्रुटि सिद्धांत। इसको कनेक्शनिज्म और बिहेवियरिज्म थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। पेपर में पूछ लिया जाता है कि कनेक्शनिज्म थ्योरी किसने दी है? थॉर्नडाइक ने दी है। कौन सी है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी है। और इसको बिहेवियरिज्म थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बिहेवियर पर बेस्ड है कि बच्चे कैसा बिहेव करते हैं। जो वॉटसन है वो बिहेवियरिज्म के वॉटसन है उन्होंने ये शब्द दिया था बिहेवियरिज्म, इसीलिए इसको बिहेवियरिज्म को फादर भी बोला जाता है। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म किसको बोलते हैं? वॉटसन को। हु इज़ द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर कौन है, तो इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। अब थॉर्नडाइक कौन है? उनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी बोला जाता है। क्वेश्चन डी ट्रिपल एस बी एग्ज़ाम में या सी टेट एच टेट एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर कौन है? थॉर्नडाइक। चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर कौन है? आप बताएंगे। बिहेवियरिज्म के फादर कौन है? बताओगे वाटसन। अब एडवर्ड थॉर्नडाइक के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी की बात की है। इनका जन्म 1893 में हुआ था। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने कैट्स पे, फिशेस पे, मंकीज़ पे, रैट्स पे एक्सपेरिमेंट्स किए इन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स जानवरों पर किए। और इस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज कनेक्शनिज्म, थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर, या फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, यानी उत्तेजना और प्रतिक्रिया। इस नाम से भी इनकी थ्योरी जानी जाती है। अब थॉर्नडाइक ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? एक एक्सपेरिमेंट है जो बिल्ली पे बहुत फेमस है। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट बिल्ली पे किया है। कैसे? ही प्रिपेयर्ड अ पजल बॉक्स विद आयरन बार्स, यानी उन्होंने एक पजल बॉक्स बनाया आयरन बार, जिसमें आयरन के बार ये लगे हुए थे। ही पुट अ हंग्री कैट इन पजल बॉक्स, उन्होंने उस पजल बॉक्स में हंग्री कैट डाल दी। अ फिश वॉज प्लेस्ड आउटसाइड, और बाहर एक मछली रख दी। द स्टिमुलस बिगेन टू वर्क आउट फॉर कैट, जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस क्या होता है? फूड। बिगेन टू वर्क आउट फॉर कैट, यानी द कैट ट्राइड अ वेराइटी ऑफ वेज टू कम आउट। जो कैट के लिए जो स्टिमुलस था वो क्या था? फूड। तो कैट स्टिमुलस के लिए अपना काम शुरू कर देती है। उन्होंने उससे बाहर निकलने के लिए, यानी फिश खाने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। ही रिपीटेड द रैंडम एफर्ट्स, उन्होंने बहुत सारे रैंडम एफर्ट्स किए जो कि बेकार गए। कैट स्टॉप टू मेकिंग इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेस, कैट ने इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेस को करना बंद कर दिया। फाइनली इट केम टू रियलाइज द डोर ओपन, उसने रियलाइज़ किया कि डोर ओपन हो गया। When the lever was pressed, जब उसने लेवर को प्रेस किया। In this way, the cat learned to open the door on the basis of the relationship between stimulus and response. कैट ने सीखा कि कैसे डोर ओपन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, किससे? कि स्टिमुलस किया उसने और क्या रिस्पॉन्स, कैसे उसने स्टिमुलस किया, यानी उसने एफर्ट्स किए और उसका क्या रिस्पॉन्स निकला, उससे उसने सीखा डोर को ओपन करना। अब इसमें जो डेफिनेट गोल था, उसका गोल क्या था? कि उसको मछली खानी थी। वो भूखी थी बिल्ली, तो उसको मछली खानी थी। उसके लिए जो भोजन था वो खाना था उसको। तो उसने सीखा और उसने बहुत सारे रिस्पॉन्स किए। तो जो डेफिनेट गोल होता है उसको बोलते हैं स्टिमुलस। क्या था उसका गोल? स्टिमुलस। पेपर में पूछ लिया जाता है कि थॉर्नडाइक
की थ्योरी में बिल्ली के लिए जो स्टिमुलस था वो क्या था? तो हम क्या रिस्पॉन्स देंगे? फूड। क्या था उसका स्टिमुलस? फूड। अब स्टिमुलस से मोटिवेशन आता है, बिल्ली को मोटिवेशन आया, फिर उसने कुछ सीखा, यानी डेफिनेट गोल, फिर मोटिवेशन आता है, फिर मोटिवेशन आता है जब हम कुछ सीखते हैं। लर्निंग नीड्स डेफिनेट गोल। अब थॉर्नडाइक ने बोला है कि कुछ सीखने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि उसके लिए डेफिनेट गोल हो। थॉर्नडाइक ने लॉज दिए लर्निंग के, जो कि कौन कौन से हैं? प्राइमरी लॉज एंड सेकेंडरी लॉज। ज़्यादातर प्राइमरी लॉज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, पेपर में। तो प्राइमरी लॉज के बारे में हम डिस्कस ज़्यादा करेंगे, लेकिन हम सेकेंडरी लॉज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लॉज ऑफ रेडीनेस। फर्स्ट लॉ है कि रेडीनेस होनी चाहिए, कुछ भी सीखने के लिए बच्चे में रेडीनेस होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए, उसको अंदर से फील होना चाहिए कि हाँ मुझे सीखना है। वो इमोशनली, फिज़िकली, कॉग्निशली, यानी सभी तरीके से वो रेडी होना चाहिए, वो ठीक ठाक होना चाहिए, बीमार वगैरह नहीं होना चाहिए, इमोशनली ठीक होना चाहिए, उसका दिमाग उस सेंटर में होना चाहिए कि वो सीख सके, इधर उधर भटका हुआ ना होना चाहिए। तो वो होता है रेडीनेस, यानी तत्परता का नियम। जब बच्चा रेडी होता है कुछ सीखने के लिए, यानी उसके मन में, यानी तो वो रेडी होता है। लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम, यानी प्रभाव कैसा पड़ता है? जब बच्चा कोई काम करता है तो उस पर वो काम किया उसने, तो उसके बाद उसका उस काम पर कैसा प्रभाव पड़ा, उसका रिज़ल्ट कैसा मिला, पॉजिटिव मिला या फिर नेगेटिव मिला। दो ही तरीके का रिज़ल्ट मिलता है, या फिर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। या फिर उसने कोई काम किया तो पेरेंट्स ने, टीचर्स ने या फिर उनके बड़ों ने उस पर क्या रिस्पॉन्स दिया, वो काम किया तो उसका क्या रिस्पॉन्स दिया, तो उसका उस बच्चे पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो बच्चा अगर अच्छा प्रभाव पड़ा तो वो ज़्यादा सीखा, नहीं पड़ा तो कम सीखा। लॉ ऑफ प्रैक्टिस। लॉ ऑफ प्रैक्टिस यानी अभ्यास का नियम। जैसे जैसे वो बच्चा प्रैक्टिस करता है तो ज़्यादा सीखता है। अगर प्रैक्टिस की उसने लगातार कुछ टाइम प्रैक्टिस की और फिर उसने प्रैक्टिस करनी बंद कर दी तो वो कम सीखेगा। नेक्स्ट है सेकेंडरी लॉ। सेकेंडरी लॉज में आता है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स या फिर बहु प्रतिक्रिया का नियम, यानी जब बच्चा मल्टीपल रिस्पॉन्स करता है, जैसे बिल्ली ने किए बहुत सारे रिस्पॉन्स, तो वो ज़्यादा सीखा उसने। नेक्स्ट है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। जब बच्चा तोड़ तोड़ के सीखता है, अपनी एक्टिविटीज़ को तोड़ देता है बहुत सारी चीज़ों में, यानी कोई एक्टिविटी की, जैसे उसने सिलेबस है उसका 2nd क्लास का और उसने सिलेबस को तोड़ तोड़ कर पढ़ा, आज कुछ किया, आज कल कुछ किया, यानी उसने तोड़ तोड़ कर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा, जल्दी सीखेगा। लॉ ऑफ मेंटल एक्टिविटी, मानसिक गतिविधि। लॉ ऑफ सेल्फ एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मैंने आपको पियाजे की थ्योरी में बताया था कि एसिमिलेशन होता क्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में एसिमिलेशन की डेफिनेशन को मेंशन करेंगे कि एसिमिलेशन होता क्या है। एसिमिलेशन यानी बच्चा कुछ एसिमुलेट करके सीखता है, उसने कुछ पहले सीखा फिर उसने उसमें कुछ जोड़ा, तो बच्चा ज़्यादा जल्दी सीखता है। और टीचर्स को भी ऐसे ही सिखाना चाहिए, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को जोड़कर। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। लॉ ऑफ रिसेंसी। रिसेंसी मतलब कुछ रिलेट करके पढ़ाना चाहिए बच्चों को। और लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग यानी शिफ्ट करके चीज़ों को पढ़ाना चाहिए। लॉ ऑफ प्राइमरी एफर्ट्स यानी उस जो प्राइमरी एफ़र्ट्स होते हैं, जो बच्चों के लिए जो शुरू में एफ़र्ट्स किए जाते हैं छोटी क्लासेस में, वो एफ़र्ट्स बहुत ही मायने करते हैं। अगर बच्चे के साथ शुरू में एफ़र्ट्स कर लिए जाएं तो बच्चा ज़्यादा जल्दी सीखता है। अगर शुरू में प्राइमरी एफ़र्ट्स ना करके सेकेंडरी एफ़र्ट्स करते हैं तो बच्चा लेट सीखता है, लेकिन लेट सीखता है वो बच्चा। लॉ ऑफ बिलोंगिंगनेस यानी बिलोंग करके पढ़ाना चाहिए।
जोड़ के पढ़ाना चाहिए अपनी दुनिया से, यानी बच्चों की दुनिया से रिलेट करके चीज़ों को पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चा जल्दी सीखेगा। लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, यानी उत्तेजना की तीव्रता का नियम, यानी बच्चों को स्टिमुलस कैसा है, स्टिमुलस अच्छा होगा तो बच्चा अच्छा सीखेंगे। जैसे बिल्ली की फेवरेट चीज़ें होते हैं फिश या फिर मीट मांस, तो उसके लिए जो स्टिमुलस था वो अच्छा था। तो बच्चों के लिए जो स्टिमुलस है वो अच्छा देना चाहिए जिससे बच्चे जल्दी सीखे। फिर इसके है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। एजुकेशनल यानी शिक्षा में थॉर्नडाइक थ्योरी की क्या क्या अच्छी चीज़ें आई, यानी उन्होंने क्या बताया कि कैसे शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए, कैसे उसको शिक्षा में पढ़ाई में यूज़ किया जाना चाहिए। सबसे पहले सेट गोल्स को सेट किया जाना चाहिए बच्चों के लिए, जब भी वो अच्छे से पढ़ेंगे। मोटिवेट करना चाहिए स्टूडेंट्स को। बच्चों को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पढ़ाना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए और गुड हैबिट्स देनी चाहिए, यानी किसी भी चीज़ के लिए बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कि हर चीज़ के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, गुड हैबिट्स अपनाएं। लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखे। क्रिटिसिज्म क्या थे इस थ्योरी के? क्रिटिसिज्म थे एनर्जी कंज्यूमिंग थी, यानी एक जो बिल्ली है वो कितने टाइम के बाद उसने लीवर पर टच किया, पहले वो रिस्पॉन्स देती जा रही थी, जो सफल नहीं हो रहे थे उसके रिस्पॉन्स जो भी दे रही थी, लेकिन उसने जब लीवर को टच किया तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है कि बच्चे के साथ एफर्ट्स करते रहो, लेकिन वो कब उसका रिस्पॉन्स देता है वो ना तो बच्चे को पता होता है ना टीचर को पता होता है। अब इग्नोर्स द रोल ऑफ इनसाइट मोटिवेशन, यानी थॉर्नडाइक ने इनसाइट मोटिवेशन का जो रोल था वो इग्नोर कर दिया कि बच्चे मन से नहीं सीखते, उसके लिए स्टिमुलस रखो, यानी बाहरी मोटिवेशन होनी चाहिए। उन्होंने इनसाइट मोटिवेशन को नकार दिया कि इनसाइट मोटिवेशन की उन्होंने बात ही नहीं की। नॉट मच यूज़फुल फॉर ब्राइट स्टूडेंट्स, जो ब्राइट स्टूडेंट्स थे उनके लिए यूज़फुल नहीं था, क्योंकि उनको तो पता है, उनको तो ज़्यादातर चीज़ें आती हैं अपनी एज के अकॉर्डिंग, वो जल्दी सीखते हैं, तो उनके लिए ये जो मेथड था ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं था। नॉट मच यूज़फुल फॉर हायर क्लासेस, ये हायर क्लासेस के लिए यूज़फुल नहीं होता ये मेथड, क्योंकि हायर क्लासेस में इतना सारा सिलेबस हो जाता है और उससे अगर एक सिलेबस एक टॉपिक पे अगर टीचर इतना ज़्यादा टाइम यूज़ कर देगी तो वो मेथड उनके लिए अच्छा नहीं होता, उनके लिए यूज़फुल नहीं माना जाता। तो आज हमने की थॉर्नडाइक थ्योरी की बात। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी है और ये बिहेवियरिज्म थ्योरी है। अब हम बिहेवियरिज्म लर्निंग थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो अगली आएगी स्किनर की थ्योरी, जो वो भी बिहेवियरिज्म पे बेस्ड है। तो अगली थ्योरी पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें, शेयर करें, ताकि ये वीडियो सभी के पास पहुंच सके। थैंक यू।